पूर्वोत्तर भारत में इंसर्जेंसी के इतिहास के सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड फिर लौट आया है भारत। क्या NSCN-K का मिलिट्री एडवाइजर निकी सुमी फिर एक बार बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है? भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खापलांग गुट का एक कमांडर फिर से मणिपुर में है। निकी सुमी 4 जून को 6 डोगरा राइफल्स के जवानों पर चंदेल के पारलौन में हुए हमले का मास्टरमाइंड था। 4 जून को NSCN-K, KLO और KYKL जैसे संगठनों ने मिलकर बड़ा हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच न्यूज नेशन पहुंचा मणिपुर। हम भारत म्यांमार के उन सरहदी इलाकों में गए जहां आज तक कोई दूसरा टीवी चैनल नहीं पहुंचा। जिस जगह पर भारतीय फौज पर हमला हुआ और जहां से घुसकर भारतीय फौज ने म्यांमार के भीतर आतंकियों से बदला लिया, न्यूज नेशन हर जगह पहुंचा, ये जानने समझने के लिए कि आखिर म्यांमार से लगे भारत के सीमावर्ती इलाके एक बारगी क्यों सुलग उठे हैं। सरहदें जमीन पर खिंची हुई लकीरों के सिवा और क्या होती है? अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं वो हिंदुस्तान है और मुड़कर अगर एक कदम बढ़ा दूं तो म्यांमार है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। हिंदुस्तान के सीमाओं की चर्चा जब जब होती है सारे कैमरे पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाते हैं। ये अलग बात है कि समस्याओं से जूझ रही सरहदें और भी है। पूर्वोत्तर भारत के जिस इलाके में भारत की सरहदें खत्म होती है वो इलाका भी एक अरसे से आतंकवाद और अलगाववाद से जूझ रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया में इसकी चर्चा बहुत कम होती है। हाल के दिनों में भारतीय सेना पर हुए एक बड़े हमले ने कैमरे का रुख इस तरफ कर दिया है और हम चले आए हैं मणिपुर, ये जानने के लिए कि आखिर इसकी सरहदों पर क्या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इलाका भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। और अब हम परालों जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगह जहां 4 जून को डोगरा रेजिमेंट के सैनिकों पर उग्रवादियों ने हमला किया था। वो जगह यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर है और इम्फाल से मोरेह के रास्ते में बीच से ही ये सड़क निकल रही है जो कि परालों की तरफ जा रही है। मौसम थोड़ा खराब है और आधे घंटे से ज्यादा हो गए हमें इस सड़क पर चलते हुए, मुख्य सड़क से निकलकर परावलों जाने वाली सड़क पर चलते हुए, लेकिन अभी तक एक भी सिविलियन व्हीकल हमें नहीं दिखाई दिया है। 1-2 फौजी गाड़ियों को छोड़ दें तो अभी तक सामने से कोई दूसरी गाड़ी आती हुई हमें नहीं दिखाई दी है। और न्यूज नेशन ऐसा पहला हिंदी चैनल होगा जो उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है जहां उस 4 जून को भारतीय फौज पर हमला हुआ था और जिसके बाद पूर्वोत्तर में आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या को लेकर एक बार फिर से सवाल तेज हो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हम जिस रास्ते से गुजरे हैं वहां असम राइफल्स का एक आउटपोस्ट है और वहां हमने रुककर पता करने की कोशिश की कि आगे जाना ठीक रहेगा या नहीं। तो उन्होंने आगे आने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं इस पूरे रास्ते पे अभी हमें ऐसा कोई दूसरा बड़ा गांव नहीं मिला है। बीच में सड़कें कहीं कभी नीचे की तरफ भी जा रही है इससे निकलकर, लेकिन वो रास्ता कहाँ जाता है, वो कौन सा रास्ता परलों की तरफ जाता है, ये हम पूछ सकें ऐसा भी कोई आसपास नहीं दिखाई दे रहा। पूरी तरह से सन्नाटा है इस इलाके में। हमें नहीं मालूम कि वहां जहां हम परलों जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां अभी क्या आलम है, लेकिन हमें बताया गया है कि वहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर डोगरा रेजिमेंट का एक कैंप है जहां से कि वो सारे सिपाही उस दिन 4 जून को लौट रहे थे और उसी समय उनका एम्बुश किया गया। जैसा कि आपको मैंने बताया, रास्ता खराब है और मौसम भी खराब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इस वक्त हम आ चुके हैं परलोन गांव में, वो गांव जहां से थोड़ी ही दूरी पर ये एम्बुश हुआ था सेना के जवानों के साथ, 6 डोगरा राइफल्स के साथ। और ये आप इसे देखिए, ये है वो लॉरी जिसमें बैठकर 6 डोगरा राइफल्स के जवान जो हैं निकले थे छुट्टियों पर जाने के लिए, इम्फाल जा रहे थे। और उसी समय बीच रास्ते में उनके ऊपर बड़ा हमला हुआ और ये हमला कितना भीषण था आप इस लॉरी की स्थिति को देख करके आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस ट्रक को आप इस जगह को देखिए, ये यहाँ पे निश्चित रूप से आप सब एक अंदाजा लगाइए कि ये इतनी मोटी लोहे की चादर है और इस शीट को तोड़कर बम का कोई ऐसा बम रहा होगा, कोई ऐसा
ग्रेनेड रहा होगा जिसने यहां पर इतना बड़ा सुराख कर दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला कितना भीषण था। इस ट्रक पे आपको अनगिनत गोलियों के ऐसे ऐसे निशान मिल जाएंगे जिसने इसकी मोटी शीट को भेद कर और जो गोलियां अंदर चली गई हैं आप देखेंगे तो इस पे ऐसे इतने सारे निशान मिलेंगे जिसे आप गिन भी नहीं सकते हैं। और ये पूरा ट्रक उस हमले में देखते ही देखते जलकर खाक हो गया था। आप अंदाजा लगाइए कि इसी ट्रक में 6 डोगरा राइफल्स के जवान बैठे हुए थे। और ये देखिए सामने का हिस्सा है, सामने से निश्चित रूप से सामने से भी कोई बड़ा इसी तरीके का कोई बड़ा हमला हुआ होगा। आप ये देख सकते हैं कि इसके बॉडी में इसके चेसिस के अगले हिस्से में आप देखिए यहां भी एक उसी तरीके से एक बड़ा सुराग है। और ये बताने के लिए काफी है कि ये हमला कितना ताकतवर और किस तरीके से किया गया होगा, कितना सुनियोजित होगा और कितना अचानक हुआ होगा कि जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला होगा। आप इस लॉरी की स्थिति को, इस ट्रक की स्थिति को देख करके आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। ये पूरा ट्रक जलकर इस हमले में खाक हो गया था। और इस ऊपर से भी आप देख सकते हैं, यानी कि आप इसमें देखेंगे ड्राइवर की जो केबिन है उसके ऊपर भी वो सुराख आप आसानी से देख सकते हैं। वो गोलियों और जो फायरिंग हो रही होगी, क्रॉस फायरिंग हो रही होगी, उसकी वजह से वो निशान बने हैं जो कि भेद कर इसके ट्रक की जो छत है वो नीचे तक आई होगी। मुमकिन है कि आगे से हमला हुआ हो और इसने इस पूरे जो ट्रक का जो अगला केबिन है इसको एक झटके में जलाकर राख कर दिया होगा, या इतना बड़ा धमाका होगा कि तुरंत ही जो ड्राइवर और उसके आगे की सीट पर बैठे हुए जो जवान थे उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि अब वो फिर से लड़ाई लड़ सकें। इस लॉरी के भीतर देखिए ये मिट्टी और बालू के बोरे हैं जो जवान ज्यादातर एक शेल्टर लेकर फायरिंग के लिए रखते हैं। लेकिन आप देखिए ये किस तरीके से जल चुके हैं, जल गए हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस गाड़ी को देखकर तो कम से कम यही लगता है कि इसमें बैठे जवानों को शायद इतना भी मौका नहीं मिला होगा, संभलने का भी मौका नहीं मिला होगा और उसके पहले ही सब कुछ खत्म हो गया होगा। हम आपको दूसरे ट्रक की तरफ लेकर चलते हैं जो मुमकिन है कि इस ट्रक के पीछे चल रहा होगा। और आइए हम आपको उस ट्रक में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। ये ट्रक उस छोटे ट्रक के पीछे चल रहा होगा और आप एक बार फिर से देखिए इसमें भी इसी तरीके से आपको बुलेट के निशान इसकी बॉडी पे आपको दिख जाएंगे। और आपको मैं बताऊं कि ये जो ट्रक है खास तरीके से खास तौर पे आर्मी के लिए बनाए जाते हैं और इनमें जो लगी हुई जो लोहे की शीट है वो जो अमूमन दूसरे ट्रकों में जो कमर्शियल व्हीकल्स में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उससे ज्यादा मोटी होती है। बावजूद इसके ये बहुत हद तक इसको बुलेट प्रूफ भी माना जा सकता है। अगर बुलेट प्रूफ नहीं भी कहें तो इतनी मोटी जरूर होती है कि साधारण हमले या साधारण गोली की या बुलेट से इसमें इस तरीके के सुराख नहीं हो सकते जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये दोनों ट्रक सुबह करीब 7 बजे के आसपास अपने कैंप से निकले थे और ये इम्फाल की तरफ जा रहे थे। इसमें सवार जवान छुट्टियों पर जा रहे थे लेकिन वो हथियार से लैस थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास हथियार नहीं था, लेकिन ये हमला इतना अचानक हुआ होगा कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि सेना के अधिकारियों से हमारी बात हुई और उनका कहना है कि हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया 6 डोगरा राइफल्स के जवानों ने। एनआईए की टीम इस बात की अभी जांच कर रही है कि आखिर ये किस तरह का हमला था या ये हमला किस तरीके से किया गया था, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे कि सेना के जवानों को एकदम से संभलने का भी मौका नहीं मिला। आखिर वो किस तरह के बॉम्ब होंगे या किस तरह के हथियार होंगे कि जो इतने मोटे लोहे के शीट में इस तरह का सुराख पैदा कर सकते हैं। एनआईए की टीम है, उन्होंने शायद इसे मेजर करने के लिए या इसे समझने के लिए इसे नंबरिंग की है, H9, H8, H10। ये बात तो साफ है कि ये हमला बहुत ताकतवर था और बहुत सुनियोजित था, वरना इतनी बड़ी तादाद में 1982 के बाद पहली बार NSCN के हमले में इतनी बड़ी तादाद में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। हमले के बाद कैसा है परलो गांव का माहौल, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने यहां आने के बाद देखा कि ये पूरा गांव करीब 100 छोटे बड़े करीब 100 हट्स होंगे और उसमें से कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें कि एक भी आदमी हो। सारे घरों में या तो ताले लटके हुए हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं कि ऐसे इसी तरीके से खुले पड़े हुए हैं।
ये यहाँ पर अनाज की कुछ बोरियां रखी हुई है, लेकिन जब लोग भाग रहे थे यहाँ से या जब डर कर यहाँ से जब जा रहे थे हमले के बाद, तो उन्हें इतना भी समय नहीं मिला होगा या उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई होगी कि इन धान की बोरियों और अनाज की बोरियों को यहाँ से हटा दें। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये आप देख लीजिए, एक और घर है, इसमें भी ताले लगे हुए हैं, दो छोटे छोटे ताले लगे हैं। अमूमन उत्तर भारत में अगर किसी को जाना हो घर से तो ये इससे बड़े ताले लगाते हैं, लेकिन यहाँ खैर छोटे छोटे ताले लगे हुए हैं। घर बंद है। ये एक और घर है, इधर दिखता है, ये भी बंद है। इस पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं है। हमले को आज करीब 15 दिन से ज्यादा हो गए और 15 दिन के आसपास हो गया, लेकिन 15 दिनों में बाद भी इस गांव में कोई लौटा नहीं है। ये क्यों है ऐसा, इसके कई जवाब हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोग सेना की जो जवाबी कार्रवाई होगी या सेना जो पूछताछ करेगी, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो पूछताछ करेगी, उस डर से यहां से भागे हुए हैं। जबकि कुछ लोगों का जबकि कुछ यहां भी देखिए ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इस घर में। नीचे 2-3-4 और मुझे घर दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी कहीं कोई नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस गांव के लोगों में इसलिए भी ज्यादा खौफ है क्योंकि जो NSCN-K का फाइनेंशियल एडवाइजर है स्टारसन, वो इसी गांव का रहने वाला है। और ये हम आपको बता दें कि ये एक कुकी विलेज है। और वैसे तो NSCN खाफलांग में गुट में ज्यादातर लोग नागा हैं, लेकिन इस हमले में NSCN-K के अलावा KLO और KYKL के लोगों की भी के शामिल होने की बात कही जा रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये स्टारसन का गांव है और इसीलिए यहाँ पास के ही एक मोड़ पे सड़क पे उन्होंने एम्बुश करने का प्लान बनाया। और इस हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड थे उसमें से स्टारसन भी शामिल है। तो ये स्थिति है परलो गांव की, उस गांव की जिससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही ये बड़ा हमला हुआ भारतीय सेना के जवानों पर। आप ऊपर भी देखेंगे, ऊपर भी कुछ हट्स हैं, कुछ झोपड़ियां हैं, लेकिन वहां भी कोई नहीं है। इस घर में चलकर देखते हैं कि क्या स्थिति है, यहाँ कोई है या नहीं है। इन घरों में भी ताले लगे हुए हैं और बस यूं ही बांस से उन्होंने इसको घेर दिया है ताकि कोई अंदर न जा सके। और बाकी ये पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ मुर्गियां हैं जो यहाँ घूम रहे हैं, बाकी पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ है। और अब हम ठीक उस जगह पे आ पहुंचे हैं जहां पर कि 4 जून की सुबह सुबह सेना के जवानों पर, उनके काफिले पर बड़ा हमला हुआ था, बड़ा आतंकी हमला हुआ था। और ये वही जगह है जहां पर कि 6 डोगरा राइफल्स के जवानों का एम्बुश किया था NSCN-K और उनके दूसरे आतंकी संगठनों ने। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर 15 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आप इस जगह की तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला कितना भीषण और कितना जबरदस्त रहा होगा। उसके निशान अब भी यहां पर आपको बिखरे हुए मिलेंगे। यह पहला ट्रक जो है वो मुमकिन है कि वो इस जगह पर रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी ट्रक के टायरों के निशान यहां पर जो जलकर पिघल गए हैं, वो उनके निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा ट्रक है वो इससे मुश्किल से 20 कदम 30 कदम की दूरी पे यहां पर होगा, क्योंकि आप यहां भी आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से तेल के टैंकर से तेल के रिसाव के निशान और जलने के निशान आप सड़कों पे आप साफ साफ देख सकते हैं। ये दोनों ट्रकों के बीच की दूरी मुश्किल से 20 कदम की होगी और ये बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे होंगे और अचानक हमला हुआ होगा। और अचानक हमला कैसे हुआ होगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप इस जगह को देखिए। जनरली जो पहाड़ों का जो दूसरा हिस्सा होता है उस पर स्टीप ढलान होता है, लेकिन यहां पे जो है ना ढलान थोड़ी कम है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है, यानी कि ये मुफीद जगह है। और दूसरी तरफ, इसके ठीक दूसरी तरफ ढलान है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से यहां पर उन्होंने इधर भी मोर्चा लिया होगा, इस तरफ दूसरे किनारे पे। आप देखिए कि हमला कितना बड़ा रहा होगा, कितना भीषण रहा होगा। यहां आसपास के सारे पेड़ झुलस गए हैं। आप इन्हें आप अभी भी देख सकते हैं
कि ये जो आग लगी थी दोनों ट्रकों में, दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए थे और ये यहाँ पर आसपास के जो पेड़ हैं वो आग इतनी बड़ी और इतनी विकराल रही होगी कि ये सारे पेड़ झुलस गए हैं। तो ये जो एम्बुश पॉइंट बनाने का जो उन्होंने फैसला किया होगा सिर्फ इसीलिए कि दोनों तरफ से वो एक साथ हमले कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है ये, आप सामने का हिस्सा देखिए। आप जब उधर से आते हैं तो एक कमोबेश यू टर्न है, एक ब्लाइंड स्पॉट है। आप अगर उधर से आ रहे हैं गाड़ी से तो आप एक बारगी बिल्कुल नहीं देख सकते कि अगर यहां पर किसी ने मोर्चा लिया हुआ है, यहां किसी ने पोजीशन ले रखी है, वहां ले रखी है, तो आप बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं कि मैं चाहूंगा मनीष आप इधर से दिखाइए कि कैसा ब्लाइंड स्पॉट है, एक कैसा यू टर्न है पूरा। और ये हमें कुछ खास तरह के शेल दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हैं ये समझने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि चूंकि इस पर ये जले हुए जैसे दिख रहे हैं मुझे, और इसलिए और इसको देखकर ये लग रहा है कि निश्चित रूप से इसमें ऐसा कुछ होगा। ये मुमकिन है कि बम का हिस्सा हो। ये जला हुआ है भीतर और ये काफी भारी भी है, लोहे का है। मुमकिन है कि ये कोई बम जो कि जल गया हो उसके हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसे किसी सुरक्षा एजेंसियों ने जांच के लिए शायद ले जाने की जहमत नहीं उठाई। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये इलाका इतना खतरनाक है और इतना सुनसान है कि आसपास के अगर एक दो छोटे गांवों को छोड़ दिया जाए तो आबादी नहीं के बराबर है और दोनों तरफ घना जंगल है। ऐसे में आतंकियों के लिए अपने कार्रवाई को अंजाम देकर यहां से भाग निकलना बिल्कुल आसान है। एक और चीज, इस हमले को सिर्फ एनएससीएन के खाफलांग गुट ने अंजाम दिया हो ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि एनएससीएन के में ज्यादातर लोग नागा जाति के हैं, जनजाति के हैं और ये इलाका पूरी तरीके से कुकी डोमिनेटेड है। तो मुमकिन है कि कुछ और दूसरे संगठनों का इसमें हाथ रहा होगा और उनके सहयोग से ही, उनकी मिलीभगत से ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया होगा। और इस समय जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं ये नेशनल हाईवे 202 है। जी हां, ये वो सड़क है जो हिंदुस्तान से म्यांमार की तरफ जा रही है। म्यांमार के आखिरी गांव फाइको की तरफ जा रही है और इस सड़क की स्थिति देखिए, ये पूरी तरह से कच्ची सड़क है और ये अभी बन रही है। ये सड़क तो अभी चलने लायक है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी बारिश होगी इस पर गाड़ी से चलना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि ये फिसलन भरी जमीन है और ये मिट्टी फिसलने वाली है और इस पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती। आप अंदाजा लगाइए कि ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, ये सीमावर्ती इलाकों में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी बुनियादी सुविधा है, उसका आपको इस सड़क को देखकर इसका अंदाजा लग जाएगा। इम्फाल से फाइको के रास्ते में ऐसे कई मौके आए जब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। कच्चा रास्ता, फिसलन भरी जमीन और कीचड़ और बारिश के बीच हमारी गाड़ी कई बार फंसी। अब कर लो, अब करो पूरा। लेकिन किसी तरह हम निकलते रहे और आगे बढ़ते रहे। इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर दूर चसाड़ से आगे बढ़ने के बाद रास्ता और खराब हो गया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि चसाड़ के बाद फाइको तक पूरे रास्ते में हमें शायद ही कोई दूसरी गाड़ी मिली। ऐसे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी तरह की पेट्रोलिंग करना या किसी इस इलाके की सुरक्षा करना कितना मुश्किल काम होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको उस जगह पे जहां भारतीय सेना के जवानों ने लिया अपने साथियों की मौत का बदला। मणिपुर का ये पूरा इलाका असम राइफल्स की निगरानी में है। असम राइफल्स के साथ साथ सेना के कुछ बटालियन भी तैनात हैं। लेकिन हम ये सोचकर हैरान थे कि आखिर ऐसे रास्तों पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेना की गश्त कैसे और कितनी चलती होगी। जगह जगह मौजूद असम राइफल्स के आउटपोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग जरूर होती है, लेकिन पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकियों पर नकेल कसने के लिए ये काफी नहीं है। और अब मैं जिस जगह खड़ा हूं इसके आगे ये कई बार तय करना मुश्किल होता है कि कहां पर हिंदुस्तान की सरहद खत्म होती है और कहां से म्यांमार शुरू हो जाता है। हम
मणिपुर के उखरुल जिले के आखिरी बॉर्डर पोस्ट नामपिशा से करीब 5 किलोमीटर आगे खड़े हैं। और इसके बाद हिंदुस्तान और म्यांमार की सरहद इतनी धुंधली है कि कई बार अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेन्स में कुछ गांव दिख रहे हैं, असल में ये सारे म्यांमार के गांव हैं। उसमें मोमो, उनसिया, चत्ती और इस तरह के कई गांव हैं जो कि यहां नीचे प्लेन्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसके ठीक इधर एक हिंदुस्तान का आखिरी गांव है फाइको। ये पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, इसमें कहीं भी कोई ऐसी फेंसिंग, कोई बाड़बंदी नहीं की गई है जिससे कि दोनों मुल्कों के लोगों को एक दूसरे की सरहद में आर पार आने जाने से रोका जा सके। नतीजा ये होता है कि कोई भी आदमी कभी भी म्यांमार में जा सकता है और म्यांमार का आदमी इधर आ सकता है। सच तो ये है कि ये पूरा इलाका, इस इलाके की आबादी भी ऐसी है, ये इस इलाके में ज्यादातर नागा और कुकी लोगों की आबादी है। ठाकुर नागाओं का गढ़ माना जाता है उखरुल, और कुकी की तादाद भी ठीक ठाक है। तो इस बॉर्डर के इलाके में नागा और कुकी, जैसे नामपिशा ठाकुर नागाओं का गढ़ है, लेकिन फाइको कुकी बस्ती है। और सीमा के उस पार भी इसी तरीके से नागाओं और कुकियों की बस्ती है। तो दोनों तरफ एक दूसरे के संबंध भी हैं, एक दूसरे रिलेशन भी है। तो लोग आसानी से इस गांव से उस गांव आते जाते हैं और ये इलाका एक अरसे से इसी तरीके से खुला रहा है। और इस वक्त हम 9 जून को हुए सर्जिकल ऑपरेशन के ग्राउंड जीरो के बेहद करीब हैं। जी हां, ये वो जगह है जहां पर कि भारतीय सेना के कमांडो कार्रवाई करने के बाद जिस रास्ते से लौटे थे, हम उस रास्ते पे खड़े हैं, हम उस जगह पे खड़े हैं जहां से कि भारतीय सेना के जवान म्यांमार की सीमा से वापस हिंदुस्तान में लौटे थे। भारतीय सेना के कमांडो दाखिल कहां से हुए थे ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन सुबह सुबह उन्होंने, गांव वालों का ऐसा कहना है कि उन्होंने बहुत अहली सुबह उन्होंने धमाके और गोलियों की आवाज सुनी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैंप्स, टेरर कैंप्स कितने करीब होंगे यहां से, जहां पर कि भारतीय सेना के जवान उस कार्रवाई को अंजाम दे रहे होंगे। और ये पीएलए, KYKL और NSCN-K का कैंप बताया जाता है, जो कि यहां से इस सीमा से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर भीतर है, या बल्कि उससे भी करीब कहा जा सकता है, क्योंकि सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो फायरिंग हो रही थी, जो दो तरफा फायरिंग हो रही होगी उस समय, वो फाइको गांव के लोगों ने उसको अपने कानों से सुना था। और जब सुबह उनकी नींद खुली सुबह 8 बजे के आसपास, तो उन्होंने करीब 150 की तादाद में भारतीय सेना के कमांडो को वापस लौटते हुए देखा। वो पैदल लौट रहे थे। 9 जून को जो हमला हुआ था, तो आपने वो आवाजें सुनी? सुनना है। और 7 बजे 8 बजे 7 बजे 8 बजे के आसपास। हाँ, कितने हेलीकॉप्टर थे? 2 हेलीकॉप्टर। 2 हेलीकॉप्टर थे। इस इलाके को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आसान है। जिस तरीके से भारतीय फौज के जवान आसानी से सीमा के उस पार जाकर उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया और फिर वापस चले आए, ठीक वैसे ही ये उग्रवादी और अलगाववादी संगठन के लोगों के लिए भी उतना ही आसान है। उनके लिए भी ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से ये खुला बॉर्डर है और वो आसानी से इस तरफ किसी कार्रवाई को, किसी वारदात को, बड़ी वारदात को अंजाम देकर वो आसानी से फिर म्यांमार के अपने कैंप में लौट सकते हैं। लेकिन 9 जून को हुए सर्जिकल ऑपरेशन ने इस हालात को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस घटना के बाद म्यांमार के साथ जो अजीत डोभाल की बैठक हो रही है और जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, उसके बाद म्यांमार ने उन कैंप्स को कुछ दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया है। वो ऐसे इलाके हैं जहां से भारतीय सीमा में दाखिल होना जरा मुश्किल होगा। तो ये उस सर्जिकल ऑपरेशन का असर है, या भारत सरकार की जो म्यांमार सरकार के साथ बातचीत चल रही है, जो एक नई रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है, उसका असर है, ये नहीं कह सकते। लेकिन पहले जो स्थिति थी उसमें आतंकवादी संगठनों के लिए, उग्रवादी संगठनों के लिए उस पार कैंप बनाकर और इस पार हमले करना बेहद आसान था। 9 जून को म्यांमार सीमा के भीतर कार्रवाई करके भारत ने कड़ा पैगाम देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और खुली सीमा सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिर म्यांमार उसकी सीमा के भीतर हुए हमले और उसके बाद सरकारी बड़बोलेपन को लेकर भी नाराज है। कहा जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ भारत के साथ साझा कार्रवाई के प्रस्ताव को म्यांमार ने सिरे से नकार दिया है। ऐसे में भारत के सामने इस इलाके में शांति कायम रखने की चुनौती और बड़ी हो गई है। इंडो म्यांमार बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ रंजीत कुमार, न्यूज नेशन।